हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक। तो आज हम इस वीडियो में सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी यूजफुल होंगे। मींस 2023, 2024 इन सभी में भी यूजफुल होंगे। इसमें हम बिगिनर्स को भी और डेफिनेटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को हम लोग ध्यान रख के डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी को। इसके अलावा देखिए, इसमें हम पेपर वन पेपर टू दोनों की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। रीजन बहुत ही सिंपल है कि इसमें मेरे जो एक्सपीरियंस है उसको तो मैं शेयर करूंगा ही आपके साथ। इसके अलावा जो एक बेहतर हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मींस अगर कोई भी एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसे उसमें सक्सेस मिलती है, फेलियर मिलती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट टाइम कंसेंट्रेट लिमिट के कारण वो उस चीज को प्रिपेयर करता है। बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वो शायद प्रिपेयर नहीं कर पाया हो, बट अगर उसे भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उसमें और बेहतर आ सकता है। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि डेफिनेटली अगर कोई सब्जेक्ट है, लेट्स से एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो उसमें मैं हर डायमेंशन के ऊपर डिस्कस करूंगा। क्या मैंने फॉलो किया, क्या मेरे लिए वर्क किया, वो तो मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ क्या और डिफरेंट चीजें अपनाई जा सकती हैं जिससे कि आपको उसमें बेनिफिट मिल सके, तो उन सभी डायमेंशन पर हम डिस्कस करेंगे। इसी कारण से ये वीडियो आप लोग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। इसके अलावा देखिए, इस वीडियो में मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज देखिए ये जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, सेकेंड अटेम्प्ट था बिकॉज माइन। तो इसमें वॉट एवर मैंने सीखा है वो सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सभी को देखते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो है इसमें डिस्कस करने जा रहे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी 2022 को पर्टिकुलरली इसमें कंसर्न इसको टारगेट किया गया है। बट आप इसके आगे के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मेरे बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में चीजें आसानी हो। मीन्स मतलब बेसिकली मेरे बारे में कहने का मतलब सीएपीएफ एग्जामिनेशन की जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, माय नेम इज अभिषेक कुमार, ठीक है। तो जो मैंने सीएपीएफ का अटेम्प्ट दिया था, आपका एसी का फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा, वो आपका 2020 में था। जो एग्जाम आपका 28 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। ये एग्जाम आपका 28 दिसंबर को हुआ था 2020 में। इसका सेकंड अटेम्प्ट था 2021 में। तो इसमें बेसिकली आप देखें, जो मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन के आसपास से मैंने स्टार्ट किया था। आप कह सकते हैं मिड मार्च से ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, अपना प्रिपरेशन 2020 में ही, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको देखिए, मैं पूरी तरह से ओपन होकर सारी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि कोई भी चीजें ऐसी ना रहे जो आपको ना बताई जाए या फिर आप ना समझ पाए। तो थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैंने एक सीएससी के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मार्च से ऑलमोस्ट मैंने 28 दिसंबर तक प्रिपरेशन की थी। तो ऑलमोस्ट मैंने 7 to 8 मंथ आप कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कुछ मंथ चीजें समझने में लग जाती है, बट 7 to 8 मंथ्स अगर कहें हम, तो मैंने रिगरसली इसके लिए प्रिपरेशन की थी, ठीक है। तो फिर इसका आउटकम क्या रहा, व्हाट वाज द आउटकम? तो आउटकम ये रहा कि पेपर वन में आई गॉट ऑन एंड अराउंड ऑफ 115 मार्क्स, बिकॉज अभी भी मार्क्स आए नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट मार्क्स बता पाता। पेपर टू मैंने फुल अटेम्प्ट तो किया था, फुल्ली मैंने अटेम्प्ट किया था, बट इसमें मैंने पेपर अच्छे से मतलब हो नहीं पाया था। दैट मीन्स आर्गुमेंट मैं अच्छे से नहीं लिख पाया था, ऐसे भी अच्छे से नहीं लिख पाया था, जो कि प्रोबेबली द रीजन हो सकता है कि उस अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। और पेपर वन में अगर आप देखेंगे तो भी उतने अच्छे कोई मार्क्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका रिजल्ट जो है वो फैब में आ गया था, फैब में आपका रिजल्ट आ गया था। ये सारी चीजें बताने के पीछे है कि आप थोड़ा समझें इस चीज को। फैब में रिजल्ट आ गया था, तो फैब में रिजल्ट आने के बाद आपका जो एग्जाम हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था।
और 18 अगस्त, डेट अभी ध्यान नहीं है, 8 या 18 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था, 8 अगस्त तो प्रोबेबली। तो आपके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स यहाँ भी हो गए, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स यहाँ भी हो गए, तो ये आपके 6 मंथ्स हो गए। तो यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया और इसका आउटकम क्या रहा, तो इसका आउटकम ये रहा, पेपर वन में आई एम गेटिंग ऑन एंड अराउंड 160 मार्क्स। देखिए 160 एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, रीजन बहुत सिंपल है कि आंसर की से आप मैच करते हैं तो इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 158, 160, 161 इसी के आसपास आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। एग्जैक्ट मार्क्स आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेपर टू मैंने फुल्ली अटेम्प्ट किया और उसके साथ साथ बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये हुई जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके बाद देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 115 से मार्क्स 160 तक इंक्रीज हुई पेपर वन में। इसके बाद पेपर टू जो कि मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, इस बार बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। देखिए मार्क्स अभी मैं बता ही नहीं सकता, बट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मैंने ये किया था। आपको मैं ये बता सकता हूँ कि एक मैंने मॉक दिया था, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, फ्री मॉक था वो पेपर टू का। In that mock, I got almost, I think, I forgotten, but 90 plus था, something 92 or something in paper 2, ठीक है। तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं, और इस मॉक से मैंने थोड़ा सा और बेटर ही एग्जाम में परफॉर्म किया था मेरे अनुसार से, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो यहाँ से आ जाते हैं कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक सिग्निफिकेंट चेंज पेपर वन के मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसी तरह से पेपर टू में भी आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए मिलेगा, और ये सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर। तो ऐसा आखिर मैंने क्या किया, देखिए क्या मैंने पेपर पहले अटेम्प्ट में प्रिपरेशन उतनी बेहतर तरीके से नहीं की थी, तो आंसर इज नो, बिकॉज मैंने उसमें भी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा रिग्रेसली की थी। बट उसमें डिफरेंस ये था कि दैट टाइम जब मैं पेपर एनालाइज कर रहा था मैंने देखा कि दैट टाइम मैंने जो हमारे कोचिंग के नोट्स थे उसे मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था, जिसके कारण ऐसा हुआ था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैं सॉल्व कर पाया था, कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्योग्राफी के भी सॉल्व कर पाया था, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे डेफिनेटली सब में। बट अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रियलाइज ये किया कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे और वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। रीजन है कि मैंने इससे पहले कभी एनसीईआरटीज को पढ़ा ही नहीं था, तो इस कारण से मुझे जब और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ वो एनसीईआरटीज ने प्ले किया। अब देखिए जैसे कि मैं आपको वन बाय वन जब स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। तो जब हम सीएपीएफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें मैं सारा कुछ आपका ले लूंगा, कैसे मैंने किया क्या किया वो सारे पे 2022 लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर वन से, ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी पेपर वन। तो पेपर वन, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि द पेपर वन जो है वो आपके 250 मार्क्स का होता है। उसके अलावा अगर आप पेपर टू देखते हैं तो पेपर टू 200 मार्क्स का होता है। तो पेपर टू में तो आप सिर्फ अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इसमें कुछ उतनी ज्यादा एश्योरिटी नहीं रहती, बट पेपर वन में आपको 150 प्लस मार्क्स लाने होंगे, जैसा कि अब नया ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से अचीव किया जाए, तो देखिए सबसे पहला जो आपका सेगमेंट आ जाता है, वन बाय वन हम सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आता है पॉलिटी। कुछ खास एलिमेंट आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि द बुक नेम, ये मैंने नहीं पढ़ी तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा, बट दैट्स द रियलिटी। लक्ष्मीकांत मैंने नहीं पढ़ी थी, रीजन बहुत ही ज्यादा बल्कि बुक है, बहुत ज्यादा, इसको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके जगह पर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के कोचिंग नोट्स प्रेफर कर सकते हैं जो कि शॉर्ट नोट्स होते हैं, या फिर लक्ष्मीकांत की भी समरी आजकल मिल रही है। बट यस, अगर देखिए आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपको लक्ष्मीकांत करना चाहिए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप वेरी कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर सकते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, बट मैंने कोचिंग नोट्स को प्रेफर किया था। रीजन है मुझे ऐसा लगा कि कोचिंग नोट से चीजें बहुत ही आसानी से हो जा रही हैं और बहुत ही क्रिस्प में।
मैंने इसमें जो पर्टिकुलरली फॉलो किया था वो ओनली आईएएस की उड़ान उड़ान एक मैगजीन आती है, ओनली 120 और 125 पेजेस की वो मैगजीन है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैगजीन है क्योंकि उसमें आपको साइंटिफिकली चीज़ें मिलती हैं। साइंटिफिकली कहने का मतलब ये है कि उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि प्रेसिडेंट अगर है तो प्रेसिडेंट का कंपैरिजन आपको गवर्नर के साथ देखने के लिए मिलेगा, तो ताकि आप दोनों को एक साथ ही कंपेयर करके पढ़ लें। फॉर एग्जांपल अगर इसके पार्डोनिंग पावर को आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप इसके पार्डोनिंग पावर को भी पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए किसी के साथ जा सकते हैं डेफिनेटली। इसके बाद देखिए अभी मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको डीडी बासु भी रेफर करेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं। डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर अगर आप देखेंगे तो डीडी बासु थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, व्हाट्स द रियलिटी। तो अगर आप पॉलिटी में देखेंगे सर तो आपके क्वेश्चंस आते हैं 20, अप्रॉक्स में हम लोग लेते हैं एवरेज नंबर। आपके क्वेश्चंस आते हैं सर 20। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आपने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ा या लक्ष्मीकांत को लेट से पढ़ा है तो आप 15 क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन आप थोड़ा सा एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो। इसके बाद आपके बचते हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा एप्लीकेशन अपना इस्तेमाल कर लिया तो शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो वर्बेटिम डायरेक्ट होंगे पूरी तरह से डीडी बासु से, जो कि आप बिल्कुल सॉल्व ना कर पाए। कुछ ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, इस टाइप से। नहीं तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट आप एक या दो को छोड़ दें तो 17 टू 18 क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा अपना अप्लाइड नॉलेज इस्तेमाल करते हैं तो आपका हो जाएगा। देखिए आप एक चीज समझें कि आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। बट अगर आपने जो नॉलेज इनकलकेट किया है कहीं से भी, कोचिंग नोट से, लेट से, लक्ष्मीकांत से, अगर उसको आप अप्लाई करना सीख गए तो आपका वो चीज वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप इजीली 17-18 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना डीडी वासु भी पढ़े। मैंने कभी डीडी वासु नहीं पढ़ी बट आई वॉज एबल टू सॉल्व 18 क्वेश्चन। तो डीडी वासु या फिर कोई भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस जरूरी है एप्लीकेशन की। अब देखिए इसका एप्लीकेशन का एक मेजर रोल ये आ जाता है कि जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिकॉज विदाउट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए आप ये चीज नहीं कर सकते। क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को अब कहाँ से सॉल्व किया जाए, तो आप टेस्ट सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली। टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आप बात करें तो आप सॉल्व कर सकते हैं टेलीग्राम पर आजकल क्विजेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वहां से कोई आप बुक ले सकते हैं, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। प्रोबेबली मैंने मोर देन 5000 क्वेश्चन जो है या इससे भी ज्यादा, बिकॉज काउंट मैंने नहीं किए थे, बट इससे भी ज्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज क्या था 2020 के टाइम में और 2021 के टाइम में, तो वो मैं सिर्फ यही कहूंगा एनसीईआरटीज प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसका, एमसीक्यूज का बेसिकली। यही दोनों के मदद से ही एक चेंज देखने के लिए मिला है। अदर देन दैट ऐसा कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज मैंने नहीं किया था अपने प्रिपरेशन में। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि पॉलिटी को अगर आपको करना है तो क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। बाकी डेफिनेटली आप अपने अनुसार से स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए हाँ डेफिनेटली मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप देखें तो अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स स्टार्ट किया है GS 365, जिसमें कि मैं बेसिकली पॉलिटी ही अभी डील कर रहा हूँ। तो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आपको लगता है एक बार देखें, अगर आपको वो यूजफुल लगे तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं, बिकॉज इसमें 365 आवर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट आपका आता है वो है जियोग्राफी। तो अगर हम बात करते हैं जियोग्राफी की, जो कि वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है माइन, तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए ऐसे आपको तो 11th और 12th की, जो मैंने भी की थी, 11th और 12th की जो 4 बुक आती है उससे बहुत अच्छे से करने की जरूरत है।
बट देखिए अभी भी समय है, बिकॉज मैंने ये सारी चीजें 6 मंथ्स में की थी, तो अभी तो उससे भी ज्यादा समय है। तो आप 6 से लेकर 12 तक जाएं तो ज्यादा बेहतर है। 6 से लेकर 10 तक भी आप अगर चले जाएं, 5 बुक्स ही है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज मैंने आप पूरे की थी 6 से लेकर पूरे 12 तक, टोटल 9 बुक्स होंगी, 5 + 4, 9 बुक्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये करने की जरूरत है, लेकिन इस इतना करने से नहीं होगा, ये आप समझे इस चीज को, इतना करने से नहीं होगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटीज के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर जा सकते हैं, बुक बाय बुक जा सकते हैं, बट जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मैंने एक बुक भी ली थी, किरण की एनसीईआरटी एमसीक्यूज आती है, ऑल्दो उसमें बहुत सारे एरर्स भी हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सही थी। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, वहां मैंने सॉल्व किया था। मैंने टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप टेलीग्राम पर अगर जाएंगे तो आपको दिखिएगा बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, पॉलिटी एमसीक्यू आप सर्च करते हैं, ज्योग्राफी एमसीक्यू तो वो मिलते हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स में क्विजेस भी चलती हैं लाइव, ऑलमोस्ट रात को 9 बजे। तो वहां पर आप इन सभी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, एक और चीज है कि देखिए आप 12th के बुक को ना छोड़ें। बहुत सारे लोग 12th के बुक को छोड़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं और लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे 12th के बुक से। तो आपको 12th के बुक को भी कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे डायरेक्ट। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि वो दोनों बुक को आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी नोट्स ये सब के साथ जा सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि इनसे आपका हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं तो आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं हिस्ट्री सेगमेंट में। ठीक है, देखिए हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे जितने भी मैंने ऊपर चीजें बताई वो सब तो मैंने भी किया था, बट हिस्ट्री के लिए पर्सनली मैंने सिर्फ थीम्स पढ़ी थी ओनली। 3 बुक आती है, 1 2 3 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो गए थे डेफिनेटली। स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं की थी, बट मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़ें, अच्छी बुक है। टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था, बिकॉज थीम्स 3 ही कवर करने में बहुत ही ज्यादा ये होता है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप किसी कोचिंग नोट्स के साथ जा सकते हैं। एक बार आप एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों को कर सकते हैं। मैं भी पर्सनली जो है एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बेसिकली मैं भी ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ रहा हूँ, जिसमें बिपिन चंद्रा की आती है, सतीश चंद्रा की और आर शर्मा की, बहुत अच्छी बुक्स है। आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है यूजफुल है तो। बट सीएपीएफ के टाइम मैंने नहीं पढ़ा था, सीएपीएफ के टाइम सिर्फ यही पढ़े थे, 3 ठो बुक। कुछ क्वेश्चंस बन गए थे, कुछ नहीं भी बने थे, बट ठीक थे। तो आप कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हैं, या किसी कोचिंग नोट्स के साथ जा सकते हैं। बिकॉज हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको हिस्ट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आ जाता है साइंस। देखिए एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर जब आप सीएपीएफ की बात करते हैं तो अगर आपको 150 प्लस जाना है तो 3 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आपको बहुत अच्छा कमांड होना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरी बात करें तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, कुछ हद तक करंट अफेयर भी कह सकते हैं, बट करंट अफेयर उतना ना भी हो तो ये तीनों पे एक अच्छा कमांड था। इसी तरह से आप भी 2 3 का बना सकते हैं जिसपे अगर आपका अच्छा कमांड होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात करूँ तो पर्टिकुलरली साइंस के लिए मैंने क्या किया था, ऐसे भी साइंस थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है तो उतना डिफिकल्टी नहीं हुई थी, बट फिर भी तो साइंस में मैंने क्या किया था, 9th और 10th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी, साथ साथ 8th वाली भी पढ़ ली थी। ठीक है, ये तीनों एनसीईआरटीज पढ़ी थी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 9th और 10th तो पक्का ही पढ़े। 8th के 2 3 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, व्हाई डू वी फॉल, इस टाइप के जो आपको 9th 10th में बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, वो सारे कर सकते हैं। बाकी जैसे जो चैप्टर्स हैं जो 8th में दिए गए हैं, अगर वो 9th एंड 10th में है तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स फिर आगे भी कवर कर लिए गए हैं। बट 9th 10th की एनसीईआरटी कंपलसरी है। और ये इसके अलावा मैंने क्या किया था कि 6th 7th ये सभी के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। इन सभी के एमसीक्यूज तो सॉल्व किए ही थे रिगुलरसली, 6th 7th के भी कर लिए थे, ताकि कुछ अगर है वैसे तो वो भी कंप्लीट हो जाए। तो हमको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर
कर सकते हैं तो 9-10 करें। अगर आपके पास समय है तो आप 6 से 10 तक जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। एक बार अगर आप 6 से 8 तक कर लेते हैं तो वो बेहतर है। इसके बाद 9-10 को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपके 9-10 से बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप 6-7-8 भी कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। देखिए, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ अगर आप तो कोशिश करेंगे कि पढ़ के हो जाए, तो डेफिनेटली नहीं होना। अगर आपको सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट एग्जाम सीडीएस के डेफिनेटली क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक्सेप्ट एक कि मैंने मुरनाल सर की नोट्स आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, वो 15 पेजेस की आई थिंक आती है, मैंने पढ़ थी उसे, बट कोई उसका यूज नहीं हुआ था बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े से इस बार डिफिकल्ट थे, आप देख सकते हैं। मैंने एक दो अटेम्प्ट लिए भी थे तो वो गलत हो गए थे, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11th एंड 12th की माइक्रो मैक्रो आती है वो वाले पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी इंडियन पीपल इकोनॉमी ये सारी आती है, वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस क्योंकि आ रहे हैं एनसीईआरटी से, देखिए क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। मैं पढ़ नहीं पाया था बिकॉज ऑफ टाइम कंसेंट्रेट, बट आप कर सकते हैं बिकॉज आपके पास समय है। तो 11th एंड 12th की आप एनसीईआरटी को कर सकते हैं, आपके लिए वो यूजफुल होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। अब आता देखिए एक और सेगमेंट है एनवायरमेंट। आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनवायरमेंट का उतना बड़ा रोल नहीं है, बट इस एग्जाम में है। ऑल्दो इस बार क्वेश्चंस नहीं थे, बट एनवायरमेंट का है। तो एनवायरमेंट के लिए भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा को मैंने एक नोट से कर लिया था। बायजूस के आप वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको मिल जाता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं आपको अपने टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा कि वो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, एक ज्योग्राफी में मैंने इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिस कर दिया, वो सेगमेंट थी मैपिंग, बिकॉज आपको मैपिंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार। अगर आपने सीडीएस का क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और बहुत ही इजी थे, कोई भी आपको ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, बस वो सिर्फ लैंग्वेज में ट्विस्ट कर रहा था। क्वेश्चन था कि अगर बैंगलोर से आप सीधा जाते हैं दिल्ली तक तो वो पूछ रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट हो जाएगा, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा जो रिवर होगा वो आपका रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब सिंपल से, ये तो बहुत ही लॉजिकल चीज है। गोदावरी आपका इतना मतलब लॉन्गेस्ट है और बहुत ही लंबा भी है, वो आपका बीच में आ जाएगा। फिर आपका कृष्णा भी आ जाएगा, यहाँ पे तुंगभद्रा उसका हो जाता है। फिर इसके अलावा आप नर्मदा यहाँ पर देखेंगे वो भी आ जाएगा, बट एक ऑप्शन था यमुना। तो यमुना में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था बिकॉज यमुना दिल्ली से ही क्रॉस करती है, बट वो आपको थोड़ा सा इस टाइप से क्रॉस कर जाती है। तो आप अगर सीधा जाएंगे बैंगलोर से तो आपको ये तीन तो एग्जैक्टली क्रॉस करेगा, इसमें नहीं, तो यमुना आपका इसमें आंसर होगा। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन सा ऐसा है जो नॉर्थ साउथ में एक्सटेंडेड है स्टेट, और उसका एक बाउंड्री म्यांमार से लगता है, एक बांग्लादेश से लगता है, तो वो मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा में कंफ्यूज नहीं होना, त्रिपुरा को तो तीनों साइड से बांग्लादेश करता है। तो ये मैपिंग वाला आप पोर्शन कर सकते हैं। मैपिंग के लिए देखिए, मैंने क्या किया था कि मैं तो रेगुलरली एटलस ये सब फॉलो किया करता था, तो उससे हो जाती थी चीज़ें। और थोड़ा सा ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है माइंड, बिकॉज सीएसई में भी मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया है, तो थोड़ा सा और भी उसकी वजह से भी हो जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक चैनल है वहाँ पर, स्टडी फंडा। ऑल्दो मैंने उनके लेक्चर्स नहीं देखे थे उस समय, बट अभी मैंने देखे थे तो अच्छे लगे मुझे। तो उसमें 36 लेक्चर्स हैं वो मैपिंग के, वो सब आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं मैंने फॉलो नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपका पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, तो ऑलमोस्ट मैंने सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कर दिया है। इसके अलावा करंट अफेयर पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर कुछ भी छूट जाता है बाई चांस, तो देखिए मैं आपको आईडी दे देता हूँ, ये आप आईडी नोट कर लेंगे। ये आईडी है टेलीग्राम की, इसके अलावा एफबी पे भी है, बट यहाँ नहीं करें तो बेहतर है, इंस्टा। तो इन दोनों में से कोई भी जगह पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, आप इस आईडी पे आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो
अगर कोई मिस हो जाता है या फिर अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इस आईडी पे पूछ सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, अब आ जाती है बात करंट अफेयर की। तो सर करंट अफेयर के लिए मैंने जनवरी टू मई तक की थी। यहीं पर थोड़ा सा फ्लॉ हो गया था बिकॉज जून से भी 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था, नहीं तो प्रोबेबली थोड़ा सा और मार्क्स इंक्रीज कर सकता था मैं, बट यहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैंने सिर्फ जनवरी से मई तक की थी, जून प्रोबेबली कर लिया होता तो बेहतर था, बट ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सभी करेक्ट थे, शायद एक को छोड़कर। तो करंट अफेयर के लिए मैंने क्या फॉलो किया था, तो मैंने ग्रेड अप, जो कि अब रहा नहीं, अब दूसरा हो गया है, तो उस समय ग्रेड अप था, तो ग्रेड अप का मंथली मैगजीन्स को मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मंथली मैगजीन सिर्फ वैसे जेनरिक एक पढ़ने के लिए मैंने रेफर किया था, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं टेलीग्राम पर क्विजेस काफी सॉल्व किया करता था करंट अफेयर के। ठीक है, यू कांट बिलीव, जैसे कि जिस दिन मेरा एग्जाम था प्रोबेबली 8 अगस्त को, तो उससे एक दिन पहले 7 अगस्त को नाइट को मैं सिर्फ क्विजेज ही सॉल्व कर रहा था करंट अफेयर के, और एग्जाम में वर्बेटिम 3 या 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए थे, डायरेक्ट। वो बुक वाला था वो भी आया था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो क्विजेज आप सॉल्व किया करें करंट अफेयर के, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे। मैंने 2-3 चैनल को ज्वाइन करके रखा था करंट अफेयर के क्विजेस के लिए, और वहाँ पर मैं किया करता था। 2-3 आपके सीए पे पर्टिकुलर ही थे, वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे पूरा सीक्वेंस में कि पर्सन इन न्यूज़ है, तो इन सभी के आपके सारे हो गए। इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़ है, बुक्स ऑथर्स वाले हैं तो वो एक साथ, स्पोर्ट्स वाले हो गए तो एक साथ, इस तरह से करके वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए यूजफुल थे, क्विजेस सॉल्व किया करें। और एक और मैं करंट अफेयर के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, जो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आप हो सकता है इसको यूज़ करें या ना करें। वो पर्सनल स्ट्रेटेजी ये है कि मैं करंट अफेयर हर बार एग्जाम से 1 या 2 मंथ्स पहले ही सिर्फ पढ़ता हूँ, ये नहीं कि रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छा रहता है, अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो अच्छा रहता है, बट मैं 1 to 2 मंथ पहले पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉग्निशन का सिर्फ गेम है करंट अफेयर में। अगर जो फैक्चुअल वाले एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे वनडे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ रिकॉग्निशन का गेम है। अगर कोई बुक है, उसका ऑथर है, तो आप बहुत दिनों से याद करेंगे तो शायद आप भूल सकते हैं, बट अगर आप थोड़े दिन पहले देख के जाएंगे तो आप, हो सकता है वहां पर आपको स्ट्राइक कर जाए कि कौन से ऑथर थे। तो ये एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऑलमोस्ट मैंने आपको पेपर 1 के सारे बता दिए हैं। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व किया करें, ठीक है, टेस्ट सीरीज सॉल्व किया करें। मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बट मैं उनका नाम नहीं ले सकता, द रीजन इज वेरी सिंपल, थोड़ी भी यूजफुल नहीं थी। ठीक है, स्टार्टिंग में उनके टेस्ट थोड़े अच्छे थे, बट बाद में बहुत ही बेकार थे, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट वो बहुत ही यूजफुल नहीं थी। सीएपीएफ के लिए पर्टिकुलर वो टेस्ट सीरीज थी, तो वो यूजफुल नहीं थे। तो आप टेस्ट सीरीज किसी का भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने अनुसार से, वो आपके लिए यूजफुल होगा। नहीं तो आप बुक्स ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें जितना हो सकता है। और टेलीग्राम आज के डेट में सबसे अच्छा है। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं जहाँ पे फ्री क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक चैनल है यूपीएससी पीवाईक्यूज करके, उसमें आपको हर यूपीएससी एग्जाम्स के और साथ साथ स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं क्विज के फॉर्मेट में। वो सब आप सॉल्व करें, बहुत यूजफुल होंगे। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व किए थे। यही कारण था कि मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहा था। देखिए, बहुत सारे ऐसे थे, और ये सारी चीज़ें भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पर्सनली टेस्ट की थी कि लेट्स से ये 10 क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं, अगर थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा भी आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, तब तो आपको हिट लेना ही चाहिए। बट जैसे 10 क्वेश्चंस हैं, अब उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि थोड़ा थोड़ा है, तो उनको मैं अटेम्प्ट करके देखता था कि क्या रहता है, तो देखता था कि दैट इज +1 या 2 मार्क्स पॉजिटिव ही आते थे, नेगेटिव बहुत रेयरेस्ट चांस में आते थे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आपको ये भी चीज पता चलती है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 110-115 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, इससे कम में नहीं होता है, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, लास्ट जो है वो मैथ्स है। एक मैथ्स मैंने छोड़ दिया था, मैथ्स एंड रीजनिंग कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग तो सीरियसली बताऊं, कभी नहीं पढ़ा मैंने इसको। द रीजन इज दैट कि मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो काफ़ी बिकॉज एसएससी एग्जामिनेशन के उस समय प्रिपरेशन किया करता था, तो उस समय मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने जब सीडीएस का भी एग्ज़ाम दिया है, तो भी कभी मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, सीएपीएफ के लिए भी कभी नहीं पढ़ा। और लास्ट टाइम मैंने
16 क्वेश्चन आई थिंक आए थे, तो एक गलत हो गया था। इस बार 16 आउट ऑफ 16 करेक्ट थे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, बस ये कह सकता हूँ कि आप हो सकता है तो कोई भी बुक लेकर सॉल्व करें, PYQ सॉल्व करें। बाकी आप किसी और से इसका हेल्प लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका वेट कर रहे होंगे प्रोबेबली, वो है पेपर 2 पे। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 मुझे लगता है कि थोड़ा डिसाइडिंग ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं पेपर 2 में ही उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सर पेपर 1 के लिए सबसे पहले क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी थी? द आंसर इज नो, मैं उस समय न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, बट मैं आपको रेकमेंड डेफिनेटली करूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ता तो डेफिनेटली और ज़्यादा बेहतर होते। मुझे इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी न्यूज़पेपर लग रहा है और आप उसको पढ़ सकते हैं, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्लैरिटी मिलती है। बट मैं आपको इसलिए पहले बता दिया कि एग्जाम क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि मस्ट है। बहुत सारे लोग इसको मस्ट बना देते हैं कि नहीं कर पढ़ना ही पढ़ना है, तो मस्ट नहीं है, बिकॉज मैंने उस समय नहीं पढ़ा था तो एग्जाम क्लियर हो गया था, तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो डेफिनेटली पढ़ें, बिकॉज अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे यूजफुल है। सबसे पहले पेपर 1 के लिए आपको सबसे जरूरी क्या है कि फॉर्मेट समझना, ठीक है। फॉर्मेट अगर एक बार समझ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेट यानी कि किस तरह से ऐसे लिखे जाते हैं, किस तरह से आर्गुमेंट लिखे जाते हैं। ऐसे में तो बेसिकली फॉर्मेट के नंबर नहीं होते हैं और ना ही उतना आर्गुमेंट में भी होता है, बट रिपोर्ट ये सब में होते हैं। तो आप एक बार फॉर्मेट को समझे। देखिए आपके सामने एसेज आते हैं 4, ठीक है, तो 20 के एक होते हैं तो 80 हो गए। उसके बाद आपके आते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, वो आपके आते हैं 2, तो वो हो गए 40 मार्क्स के। फिर आते हैं रिपोर्ट, तो वो हो गए 20 मार्क्स के। उसके अलावा आपके आते हैं कॉम्प्रिहेंशन और फिर ग्रामर। ग्रामर आपको 25 मार्क्स का आता है और एक प्रिसाइज राइटिंग आ जाता है, ठीक है। तो इतने आपके आते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पर आप के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर्मेट को समझना, खासकर रिपोर्ट को। देखिए सबसे पहले मैं ऐसे पे ही बात करूंगा बिकॉज वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या पेपर 2 के लिए मैंने कहीं पर कुछ ज्वाइन किया था? तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। देखिए एक चैनल है, अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, एक चैनल है दैट इज मिशन CAPF, ठीक है। उनकी एक यलगार सीरीज आती है डेली राइटिंग वाली, वो मैंने ज्वाइन किया था। अब क्यों ज्वाइन किया था उसको आप समझे। रीजन है कि ये पेड मॉड्यूल है, इसे ज्वाइन करने से 2-3 बेनिफिट्स मिले थे। सबसे पहला बेनिफिट ये मिला था कि डेली प्रैक्टिस करने का हैबिट डेवलप हुआ था। रीजन ये है कि एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बार आपको लिखने का उतना ज्यादा इच्छा नहीं होता, बिकॉज आंसर राइटिंग में बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे अनुसार से। तो एक जगह जब आप कहीं पर कोई पेड मॉड्यूल ले लेते हैं तो फिर वो आपके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन कह सकते हैं या बाइंडिंग हो जाता है आपके ऊपर कि आपको लिखना ही लिखना है, बिकॉज यू हैव पेड दैट। तो इस कारण से बाइंडिंग हो जाता है, तो एक ऑब्लिगेशन बनता है उसकी वजह से। तो इसलिए ये एक इसका पॉजिटिव था कि एक ऑब्लिगेशन था कि लिखना है। सेकंड थिंग ये था कि वो डेली आपको क्वेश्चंस दिया करते थे, फिर आप उसको लिखें, उसके सामने आपको मॉडल आंसर मिलेगा, तो आप थोड़ा टैली कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इनसे ले सकते हैं। तो इसलिए वो बेनिफिशियल था। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने बताया कि मैं आपको ओपन रहना चाहता हूँ, ताकि जो जो चीज़ें मैंने की हैं वो आपको मैं बता सकूँ। बट जरूरी नहीं कि आप इसके साथ जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। आप खुद से लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये, बट जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 से रिलेटेड। पेपर 2 का एक और बता सकता हूँ मैं कि टेस्ट सीरीज के बारे में तो कोई टेस्ट सीरीज ऐसे ज्वाइन नहीं की थी। एक सर है, असिस्टेंट कमांडेंट है, इस SSB में लास्ट ईयर सेलेक्टेड है, उनको मैं डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहूंगा। उनका यूट्यूब चैनल का नाम आई थिंक सॉरी CAPF या CAPF सॉरी है, AC असिस्टेंट कमांडेंट इलियस उनका आई थिंक नाम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैं उनको क्वेश्चंस लिख के भेजा करता था, वो उसमें फीडबैक दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक बार ऑल इंडिया मॉक भी लिया था पेपर 2 में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे भी आई स्कोर्ड डिसेंट वेल, आई थिंक 3rd या 4th रैंक आया था, 3rd आया था आई थिंक। तो ये अब तो नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अब तो वो ट्रेनिंग का स्टार्ट हो गया, बट ये काम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो है जब आपका एग्जाम से 2 to 3 मंथ्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसमें हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं ऑल इंडिया मॉक ले सकूं तो डेफिनेटली, नहीं तो क्वेश्चंस
आप लिख के भेजेंगे, मैं रिव्यू करने की कोशिश करूंगा जितना भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए पेपर 2 की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप ये मिस कर रहे हैं तो फिर सब कुछ मिस हो जाएगा, वो है पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करें। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप इसको एनालाइज करें। तो जब आप एनालाइज करेंगे, या फिर आप मिशन सीएपीएफ हब की एक पेपर 2 की बुक है, बुक कह सकते हैं, बुकलेट कह सकते हैं, उसको आप करें और उसको मतलब देखें आप, उसमें वो आपको एनालिसिस मिलता है। तो वहां पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको थीम्स पता चल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थीम्स नहीं पता चल रही है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। थीम्स पता चल जाएंगे कि ठीक है सर, इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन है तो किस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आ रहे हैं। वुमेन पे आ रहे हैं तो किस तरह के आ रहे हैं। हेल्थ पे आ रहे हैं तो किस तरह के। एजुकेशन पे आ रहे हैं तो किस तरह से। इस तरह से अगर आपको थीम पता चल गया ना, आप इससे रिलेटेड कोड्स, डाटाज, ये सारा धीरे धीरे करके इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। मैंने इन सभी पे ऑलमोस्ट 30 to 35 पेजेस के कोड्स और डाटाज इकट्ठा किए थे, जिसमें मैंने खुद से रिसर्च करके बहुत सारे किए थे, बहुत सारे इनसे वैल्यू एड किया था। तो वैल्यू एडिशन में इनका बहुत अच्छा था, तो आप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकूं वो सारे। तो डाटाज, तो जो कोड्स हैं, डाटाज हैं, ये सारा आप इकट्ठा करें हर टॉपिक पे, ताकि आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब लिखने में कहीं भी दिक्कत ना आए। और आप थीम वाइज थोड़े नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट आपको सक्सेस पेपर 2 में दिलाने वाला है, वो दिलाने वाला है राइटिंग। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सकता है लिखें, लिखने के बाद ही आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपके। इसके अलावा जब हम थीम वाइज नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अलावा देखिए, आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। बट क्या वो पूरी मैगजीन फॉलो करनी है? द आंसर इज नो सर। आपको पूरी मैगजीन फॉलो नहीं करनी है। मैंने इसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा है। देखिए 3-4 सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको इस बार मेरे साइड से प्रोवाइड करूंगा। 3-4 इनिशिएटिव्स कह सकते हैं जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ। द फर्स्ट इनिशिएटिव जीएस 365, कोशिश कर रहा हूँ मैं उसे कंप्लीट करने की। तो वो आपके लिए चल रहा है, वो सिर्फ बिगनर्स के लिए है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जीएस 365 ये बेसिकली एक कोर्स है जहां पर मैं जीएस को 365 आवर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। द सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, वो ये है कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स में हर साल जो है वो 2 to 3, हर महीने जो है वो 2 से 3, या कह सकते हैं हार्ड टू हार्ड 5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे प्रिपेयर करने लायक 10 टॉपिक्स होते हैं, यानी कि 2 से 3 या 5 हाईएस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपके एसेज, आर्गुमेंट, रिपोर्ट आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थे। और ऐसे प्रिपेयर करने लायक 10 टॉपिक्स होते हैं, जो मैं आपको हर मैगजीन बता दिया करूंगा कि इस बार विजन आईएएस में ये है। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वो मंथली पीडीएफ को डाउनलोड करें और उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। क्या कर लें? शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। मैंने इसी प्रकार से किया था। शॉर्ट नोट्स प्रकार तैयार कर लें, ताकि कंटेंट क्वेश्चन आता है, कंटेंट आपके पास रेडी है पहले से ही। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। पूरा मैगजीन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो आपके लिए यूजलेस है। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सोसाइटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आईआर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, सोशल जस्टिस वाले कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। तो वो मैं एक सेकंड इनिशिएटिव, ये मैं वीडियो के फॉर्मेट में भी साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करूंगा, दैट इज एएसआईएएस। आप पर्टिकुलर डिफेंस से रिलेटेड करना चाहते हैं तो एएस डिफेंस एग्जाम्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब आ जाता है पैसेज और प्रिसाइज। देखिए और भी बहुत सारी चीजें जो अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली भी। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे एक और चीज आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखा करता था और 5-5 ऑलमोस्ट कोशिश करता था, 5 फेवर में 5 अगेंस्ट में, उसके बाद एक बैलेंस्ड कंक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए। पैसेज प्रिसाइज का भी आप एक बार थोड़ा फॉर्मेट समझ लेंगे तो वो आप लोग के लिए यूजफुल हो जाएगा। पैसेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से पैसेज को रीड किया जाता है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा कि हाउ टू रीड पैसेज। क्योंकि एक बार आप रीड करना समझ जाएंगे किस तरह से उसे पढ़ना चाहिए, तो फिर आपको वो आंसर्स लिखने में बहुत ज्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इसका प्रिसाइज तो सिंपल सा है, आपको उसको रीड करना है और उसके बाद उसका एक समरी आपको प्रोवाइड करना है। तो ये तो आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाती है।
लास्ट जो आता है वो है ग्रामर सेगमेंट। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंटू पारामाउंट पर्सनली आई फॉलो, तो लिंटू पारामाउंट कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई भी रेनल मार्टिन या कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर आती है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हाई स्कूल ग्रामर वाले भी आते हैं, तो वो हाई स्कूल वाले ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी क्लैरिटी मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश आपको की है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर मेरे से। और बाकी ये कोर्स आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इसी चैनल पर, इनक्रेडिबल अभिषेक पे। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। और इसके अलावा आगे भी इसी तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।